ट्रंप अपने फैसलों से बाजार को सरप्राइज करते रहे हैं। कल टैरिफ को लेकर उनके यू टर्न ने दुनिया भर के बाजारों में नई जान फूंक दी। रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक का उन्होंने ऐलान किया। हालांकि चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किया है। फैसले के बाद अमेरिकी बाजार में 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी आई। सवाल यह है कि कल हमारे बाजारों में कितनी आतिशबाजी होगी। क्या गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम 800 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं वही होगा, या उससे ज़्यादा खुलेंगे, कम खुलेंगे गैप अप में? और बड़ी बात, क्या ये गैप अप टिकेगा? हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा और केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। और वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे के लिए। आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि हमारा एक बेसिक प्रेमाइज ये है कि अगर 800-900 पॉइंट का गैप अप हो तो क्या, तो अगर 800-900 पॉइंट का गैप अप हुआ तो क्या? तो देखिए, चाहे किसी कारण से भी हो, किसी भी घटना पर हो, कभी भी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, हम जिस तरीके से व्यापार करते हैं, हम अपने बारे में बता सकते हैं। बाकी लोगों के पास और भी तरीके हो सकते हैं। हम उस गैप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एज़ अ रूल। उसका रीज़न ये है, विदाउट एनी कंटेस्ट जब इतना बड़ा गैप होता है या कितना भी बड़ा गैप होता है, इसका मतलब कहीं पे भी कोई विरोधाभास नहीं था, कोई भी गैप नहीं था। कोई भी अंडरस्टैंडिंग में गैप नहीं है, कोई भी संघर्ष नहीं है। बिना संघर्ष के बने हुए जो भाव हैं, वो भाव टिकते नहीं हैं। तो भावों को वापस संघर्ष से गुजरना होगा। गैप अप, गैप डाउन होने के बाद हम उसे कुछ देर देखते हैं। पर अगर मैं पुराने इस गैप के पहले के बने हुए चार्ट्स को देखूँ, तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के चार्ट्स में ये जो शुरुआत हुई है लास्ट 4-5 दिन पहले के लो से, वो एक बड़ी रैली लगती है। रैली का मतलब सीरियस बुल मार्केट शुरू हो गया, ऐसा चित्र अभी तक न तो भावों में उभरा है, न खबरों में उभरा है। ट्रंप ने एक रिलीफ दी है साइबर रैटलिंग में, सारे संसार को अब चीन का दुश्मन बना दिया। पहले सारे संसार को हड़काया और अब बोला बाकी सारा संसार हम उनके साथ मित्र हैं, अब चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो अभी इस खेल के और कई लेयर्स बाकी हैं। एक तरफ वो कॉमन सेंस है और दूसरी तरफ अगर मैं प्राइसेस की एनालिसिस को, इंटरनल पैटर्न्स को देखूं, ये एक बड़ी रैली है जिसमें हो सकता है निफ्टी 24,000 चली जाए। आई कैन नॉट रूल आउट कि 25,000 भी चली जाए। उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। रोज के रोज भाव के साथ खेलना पड़ेगा, वैसा ही स्ट्रक्चर है। चाहे 24 हो जाए, चाहे 25 हो जाए, सारांश ये है कि जो अभी निचला स्तर भावों ने दिखाया था, उनके दोबारा लौट के आने की आशंका बिल्कुल बनी हुई है पैटर्न्स में भी और खबरों के पैटर्न्स में भी। तो एक रैली है, जिस रैली में बड़े गैप अप के बाद हो सकता है कोई पुल बैक मिलेगा तो नया लेंगे, वरना जो नीलेश जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कह दिया, अगर लीवरेज है और एक बार लॉटरी मिल रही है, तो लाव-लाव में माल टिकाऊ हो सकता है आके बड़े ट्रेडर्स कल वो कर जाए, तो वो सवेरे देखना पड़ेगा कुछ। मेरी जी, गुड मॉर्निंग आपको भी, और हमारे इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक छुट्टी वाले दिन पर। सवाल यही है कि कल अगर हम 800-900 पॉइंट ऊपर खुले तो क्या ये एक मौका है अपनी फंसी हुई पोजीशन से निकलने का, या ये एक मैक्रो फैक्टर है जो मार्केट को एक नई जान फूकेगा? क्योंकि हमारी मार्केट सिर्फ ट्रम्प फैक्टर से नहीं गिरी थी, हम तो पहले से गिर रहे थे, ट्रम्प फैक्टर तो बाद में आया था। बिल्कुल। तो आपका क्या भी होगा? तो इसमें जैसे आपने अच्छी तरह से डिवाइड किया, एक ट्रम्प फैक्टर है और एक हमारा ओरिजिनल मोमेंटम जो था बाजार का वो था। तो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम्स थे हमारे, सितंबर से लेके हमने जनवरी तक जो इनफैक्ट फरवरी तक जो करेक्शन देखा हमने, मार्च में अच्छा सा रिकवर हुआ था बाजार। लेकिन उसके जो मेन रीजंस थे, वो एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई थी, दूसरी क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही थी, तीसरी आरबीआई ने बहुत ही टाइट रखी थी लिक्विडिटी को, और चौथी रीजन ये थी कि डॉलर इंडेक्स जो था, डॉलर अगेंस्ट ऑल द अदर करेंसीज, सितंबर से लेकर जनवरी तक बहुत ही अप्रिशिएट हुआ था, और उसकी वजह से सारा ग्लोबल जो पैसा था वो यूएस की ओर जा रहा था। ये चारों जो फैक्टर्स हैं, जो लोकली अगर देखें तो अनवाइंड हो रहे थे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी आ रही है, अपने डिफेंस रेलवे वगैरह में देखा तो ऑर्डर्स रिलीज हो रहे थे, प्लस आरबीआई ने लिक्विडिटी का एक अच्छा सा फ्लो दे दिया है, और अपना स्टांस भी मैं देखूंगा तो चेंज किया था। तीसरी बात ये कि आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लोन्स पे क्रैकडाउन किया था, उसकी वजह से भी क्रेडिट ग्रोथ नीचे आई थी। वो भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे रिकवरी के पाथ पे थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डॉलर था वो ऑलरेडी वीकन होना शुरू हो गया था अगेंस्ट अदर करेंसीज। तो मुझे लगता है डोमेस्टिकली एक सिक्लिकल अपटर्न, सिक्लिकल रिकवरी का बेस अच्छा बन रहा था, क्योंकि मार्केट ने कुछ नहीं किया था तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल होने लगे थे। फिर ये अप्रैल 2 का एपिसोड हुआ जिसकी वजह से इतना ज़्यादा केओस हो गया बाजार में। मुझे लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया तो ठीक ही करने वाला था,
ट्रम्प की वजह से जो वॉलेटिलिटी हुई है उसकी वजह से हमने और डाउनसाइड देखा। और ये डाउनसाइड में मैं मार्केट का व्यू लेने से बजाय ये कहूँगा कि जो स्पेसिफिक स्टॉक्स थे, हाई बीटा वाले स्टॉक्स थे, या तो यूएस के लिंक्ड थोड़े बहुत एक्सपोर्टिंग जो स्टॉक्स थे, उसमें काफ़ी प्राइस कट्स देखे हमने। बाजार भले 5-7% गिरा हो, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी 10-20-30% भी गिरे हैं। तो मेरे ख्याल से एक स्टॉक पिकिंग का माहौल तो डेफिनेटली बन रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप अगर एफआईएस की भी पोजीशन देखें तो पिछले 4-5 दिन में सेलिंग भी की है और शॉर्टिंग भी की है। तो उसकी भी एक कवरिंग से फर्दर लेग ऑफ द रैली मैं बोलता हूँ चल सकते हैं। बिल्कुल। एक इसी पर एक और सवाल पूछता हूँ, उसके बाद वीरू को जोड़ेंगे शो में। सुशील जी, एक 21,800 21,900 का जोन रहा जो 2 बार टेस्ट हुआ, हमने दोनों बार वहां पे डिफेंड किया, लेकिन 23,800 पर भी हम 2 बार फिसल चुके हैं। निफ्टी की आपको ट्रेजेक्टरी क्या लग रही है? फिलहाल के लिए जो 3-4 लेग्स हैं वो कैसी रहेंगी? फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए हो सकता है हमें इसको कल सवेरे ही ध्यान को वापस बदलना पड़े। इस वक्त जो हम गणना कर पा रहे हैं, 22,800 के आसपास अगर कोई पुलबैक मिल जाएगा, तो वहां से लेके एक बार 24,800 तक खेलने के लिए तत्पर है, सब्जेक्ट टू चेंजेस व्हेनेवर मार्केट डिक्टेट्स। 22,800 से 24,800 की अगर ये ट्रेजेक्टरी राइट पड़ जाती है, तो अभी का ये अनुमान है कि एक बार वापस फाइनल लो आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को मिट्टी पलीत होना बाकी है, उसकी धराशायी होना बाकी है, चार्ट्स कमजोर है उसकी। बैंक निफ्टी और बाकी के फाइनेंशियल ड्रैग डाउन करें, और उसके साथ साथ निफ्टी भी एक रीटेस्ट करे, और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म बुल मार्केट रिज्यूम होना चाहिए। वो अभी तक का पिक्चर है, पर जैसे जैसे खबरें बदलेगी, बाजार का ढांचा बदलेगा और चार्ट्स बदलेंगी, तो हमें आउटलुक बदलनी पड़ सकती है। अच्छा महेश जी, शायद 90 दिन बाद हो सकता है पॉसिबली हम इन इश्यूज पे, इन मुद्दों पे फिर बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी एक है। आपका व्यू क्या है अभी एज ए इन्वेस्टर इन 3 स्पेस को जो कि ग्लोबली एसोसिएटेड होते हैं, जिनको वर्ल्ड मार्केट से सरोकार है, वहाँ की डिमांड, सप्लाई और वहाँ के नियमों से, रेगुलेशन से, जिसमें एक फार्मा हो गया, जिसमें एक मेटल्स हो गया और आईटी, इन 3 स्पेस को आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अर्निंग्स कैसी रहती हैं, कैसी नहीं रहती हैं, आप कैसे ट्रीट करेंगे? सर्टनली। तो पहले मैं आईटी की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा मार्केट हमारा आईटी सर्विसेज का यूएस है। काफ़ी केओस, अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी क्रिएट की गई है, और ये मुझे नहीं लगता है कि 90 दिन में जो माइंडसेट है कॉर्पोरेट्स का वो चेंज होगा, क्योंकि 90 दिन के बाद भी क्या होने वाला है। चाइना में भी अभी भी 125% के टैरिफ्स लगे हुए हैं, ऑटोमोबाइल्स पे अभी भी 25% टैरिफ्स डाले हुए हैं यूएस ने, मेक्सिको और कनाडा वगैरह पे। तो ऐसे काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स हैं जो अगर लॉन्ग टर्म किसी को कमिट करना है तो डेटा नहीं है। कौन सा यूएस की जो बड़ी कोई कंपनी है उसका कौन सा बोर्ड इतनी अनसर्टेनिटी में बोलेगा कि आप जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव कर देते हैं हम नेक्स्ट 90 दिन में। मुझे नहीं लगता है कि जो ओरिजिनल इंटेंशन था कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट्स लाना है, वो ये 90 दिन में सॉल्व हो सकता है। तो यूएस की जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की जो स्लो डाउन है मुझे लगता है वो रहेगी, और आईटी सर्विसेज की जो डिमांड है वो ऑफ कोर्स 5-10%, 5-9% की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली आती रहेगी, बट मुझे नहीं लगता है कि उसमें से कोई अपसाइड आ सकती हो। तो आईटी सर्विसेज में हमारा जो खास करके लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उस पर व्यू अंडरवेट ही रहा है, नेगेटिव रहा है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये हाई ग्रोथ सेक्टर रहा है। अगर हाई ग्रोथ सेक्टर को, ये सेक्टर को अगर हाई ग्रोथ की ओर जाना है तो उन्हें जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से उससे बाहर निकल के कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चरली मुझे लगता है जो 5-10% की ग्रोथ रेट वाली जो इंडस्ट्री है वो ये रहेगी, तो हमारे लिए वो इतना एक्साइटिंग नहीं है। सेकंड, आपने जो कहा था मेटल्स का भी हमारा व्यू सिमिलर है कि मेटल्स जो होते हैं वो टिपिकली ग्लोबल सप्लाई डिमांड से प्राइसेस डिटरमिन होते हैं, इंडिया से कम डिटरमिन होते हैं। इंडिया में जो कंपनीज हैं जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे अगर हम अज्यूम करें कि मार्जिन नहीं बढ़ेंगे फिर भी हमको अर्निंग्स ग्रोथ दिख सकते हैं, लेकिन ऐसी कम कंपनीज है जो बड़ा कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हो। तो मुझे लगता है ये ग्लोबल कमोडिटीज और ग्लोबल लिंक जो सेक्टर्स हैं उसमें हम अंडरवेट ही रहेंगे, इंक्लूडिंग मेटल्स। थर्ड, आपने बोला फार्मास्यूटिकल्स का मामला थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें बहुत सारी, इंडिया में खास करके जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें बहुत ही अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। काफ़ी कंपनीज है जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में काम करती हैं, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस, ब्रांडेड जेनरिक्स में काम करती हैं, तो उनको यूएस मार्केट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक सेट हो गया। दूसरी सेट ऑफ कंपनीज जो है वो जेनरिक यूएस और यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं, तो यूरोप में अगर ज़्यादा है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यूएस में है अगर है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि
दुनिया की मैक्सिमम जो फॉर्मुलेशंस बन रही हैं आज और यूएस में जो मैक्सिमम यूज़ हो रही हैं, वैल्यू वाइज नहीं वॉल्यूम वाइज, वो आज इंडिया से ही जाती है। उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की जो सप्लाई चेन है वो अभी भी रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे डिमांड करती है, तो उसको यूएस कैसे ट्रीट करेगा। फाइनली यूएस कंज्यूमर जो है, खास करके मेडिकल, वहाँ पे एनीवे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, लोअर क्लासेस और मिडिल क्लास को काफ़ी स्ट्रेस होता है मेडिकल की कॉस्ट की वजह से। तो उसको छूना और उसको उसका कॉस्ट बढ़ा देना, वो मुझे पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं लग रहा है। तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि फार्मास्यूटिकल्स पे भी कुछ एक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई ड्रामेटिक करना चाहिए जहाँ पे लोअर एंड ऑफ द पॉपुलेशन को नुकसान हो। तो वहाँ पे मैं एक वेट एंड वॉच वाला मामला रखूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली तो हमारी कंपनीज बहुत स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी वाइज, इनोवेशन वाइज करके, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चाइना से लेके, इंडिया से लेके यूएस की जो सप्लाई चेन है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, यूएस कंज्यूमर के बारे में कैसे सोचेंगे, ये काफ़ी सारे इसमें मूविंग पार्ट्स हैं। जो चौथी सेगमेंट जो है सीडीएमओ वाली जो है, वो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सीडीएमओ में क्या होता है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव इन द सेंस साइंटिफिक लेबर इंटेंसिव होता है। वहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटीज बनानी होती है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होता है, वहाँ पे साइंटिस्ट बहुत सारे चाहिए उसको। तो ये इकोसिस्टम को रेप्लिकेट करना यूएस में बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस करेंगे वो। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई कुछ बड़े सेक्टर्स की, लेकिन एक काम करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं आप दोनों से व्यू चाहूँगा। सुशील जी, पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या ग्लोबल समीकरण बदलेंगे यहाँ से? चाइना प्लस वन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये जो चाइना और यूएस की अब एक वर्चस्व की लड़ाई है, इसका भारत फ़ायदा उठा सकता है? क्या चाइना इवेंचुअली लॉस में रहेगा और क्या भारत इवेंचुअली फ़ायदे में रहेगा? ये कई सारे बड़े रोचक प्रश्न आपने एक साथ पूछे। शॉर्ट टर्म में अगर चाइना के ऊपर इस तरह की प्यूनिटिव नहीं, प्रोहिबिटिव अगर टैरिफ्स लगाई गई कि जाओ चाइना से बिजनेस ही नहीं करना, तो चाइना के पास जो आज वर्चस्व है कि भैया सारा संसार कंपेल्ड है, चाहे अच्छी क्वालिटी हो, चाहे बुरी क्वालिटी हो, हैं? जिस तरह के भाव में चाइना काम करता है, तो सारा संसार बाध्य हो जाता है। वो राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, सारे संसार में राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, हर चीज़ को लोग भूल जाते हैं। वह अपने स्वार्थ में बस कैसे भी जाके संसार का हर बिज़नेस चाइना से डील कर लेता है। तो उस वर्चस्व को तोड़ने की लड़ाई का ये पहला पहला ये प्रखर प्रहार है कि चाइना के साथ प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं, प्रोहिबिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं और बाकी संसार को वापस नॉर्मल कर दिया कि चाइना को ऑस्ट्रासाइज़ कर दिया, अकेला कर दिया चाइना को एक तरफ। तो ये बड़ी मुहिम की छेड़ है। 4 साल पहले भी ये यूएस चाइना टैरिफ वॉर्स होते-होते पता नहीं कहाँ से वो फिर कोविड की परिस्थिति आ गई और कोविड में भी चाइना का कैसा रोल था देखिए। आज चाइना की पॉपुलेशन अचानक इंडिया से कम है कोविड के बाद। तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नाम पे इन्हें डिसमिस कर सकते हैं, इसलिए मैं उनके डेप्थ में नहीं जाऊँगा। पर एक बेसिक कॉमन सेंस मैं आज सबको याद दिलाना चाहता हूँ। रशिया ने 20 साल तक 1980 में जो 79-80 में जो कमोडिटीज का क्रैश आया, उसके बाद 20 साल तक प्राइसेस उस क्रैश्ड लो पे नीचे बने रहे और जो खड़े नहीं हो पाए दोबारा। तो ऐसा क्यों हुआ था? उसको जाके आप गूगल कीजिए और इतिहास के पन्नों को स्टडी कीजिए। 20 साल तक रशिया जो वर्ल्ड की हर कमोडिटी में नंबर 2 प्लेयर है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे माल बेच-बेच के डिलीवरी करता रहा और पूरे संसार ने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देखा। वर्ल्ड की हर थकी हुई कॉस्ट इनएफिशिएंट वेस्टर्न इकोनॉमीज भी ब्लॉसम करती चली गई। ये सारी कमोडिटीज आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे डंप करता गया रशिया। तो ऑपरेटिंग अकाउंट के ऊपर में रशिया ने घाटा उठाया लगातार और दादागिरी करने के लिए उसने रशियन रूबल को यूएस डॉलर के साथ पेग कर दिया। सेम टू सेम हरकतें चाइना कर रहा है, अलबेट रॉ कमोडिटीज में नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स में, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स में। जो चाइना की सारी चीजें, ज्यादातर जो चाइना की सारी चीजें लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो ब्रांड्स नहीं है। अभी एक जाके इतने साल बाद जाके बीवाईडी ने चाइनीज ब्रांड बनने की कोशिश की और चाइना ने लिनोवो को अक्वायर करने की कोशिश की, वो भी कोई ब्रांड टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो चाइना कमोडिटाइज प्रोडक्शन करके एक्सेसिव जो डंपिंग कर रहा है और पूरे संसार की समस्या चाइना है। तो चाइना घाटा उठा रहा है कहीं ना कहीं। इस तरह के भाव में सारे संसार को माल बेचना संभव नहीं है और सेम हरकत इसने की हुई है। अपना एक फाइनेंशियल वर्चस्व बनाने के लिए चाइना ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पेग किया हुआ है। तो आप कैपिटल अकाउंट के ऊपर में जो बिल्कुल समृद्ध नजर आते हो, प्रॉस्परस नजर आते हो और प्रोफिलिगेसी कर रहे हो,
अनैतिक अनैतिक व्यापार आप कर रहे हो ऑपरेटिंग अकाउंट पे, तो रशिया जब कोलैप्स हो गया क्योंकि अंदर से आपकी कमाई नहीं है, 20 साल तक आप घाटे में चलोगे, खोखली हो गई करेंसी, एक दिन गिर गया बाजार। तो अंतोगत्वा एक न एक दिन ये भी एक कम्युनिस्ट एम्पायर है। कम्युनिज्म इज इक्वल टू करप्शन, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है। रशिया उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। चाइना की भी वैसी कहानी एक न एक दिन निकलेगी, पर वो एक न एक दिन आते-आते 5, 7, 8 साल लग गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक्सट्रीम फार एंड है और नियर एंड में आज ये जो 90 दिन का टाइम है, किसको पता बढ़ के 60 दिन हो जाए, 90 दिन के बाद और 90 दिन हो जाए। तो इस कैलामिटी के अंदर अपॉर्च्युनिटी ज़रूर है उन कंपनीज़ के लिए, जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं अमेरिका के साथ या बाकी विश्व के साथ। तो चाइना आइसोलेट हो गया है, ऑस्ट्रेसाइज़ हो गया है। ये अब ग्लोबल टैरिफ वॉर नहीं है। पूरे संसार को चाइना के विरुद्ध लेने का ये ट्रम्प का एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक रहा कल का। और ये जो टैरिफ वॉर नज़र आ रहा था, टैरिफ वॉर नहीं है। जो ट्रम्प के पूर्व कार्यकाल में उन्होंने यूएस चाइना टैरिफ वॉर जो था, उसका जो पार्ट 2 है, मच मोर वेल थॉट आउट, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड और पूरे संसार को साथ लेके चल रहे हैं। तो शॉर्ट रन एज़ वेल एज़ लॉन्ग रन में सिर्फ नेशनलिज्म की भावनाओं से नहीं, एक सामान्य जी। ज्ञान जो व्यापारी के पास होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस क्या है उसकी कॉमन सेंस की थिंकिंग से, मैं ये मानता हूँ, ये मैटर ऑफ टाइम है। ये 5 साल में हो जाएगा, 7 साल में हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा। चाइना का दिवाला पिट जाएगा। चाइना अंदर से दिवालिया है और उसका दिवाला पिटना बाकी है। वो 5, 7, 8 साल जो भी लगे, चाइना स्टोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए अब सुशील थोड़ा सा चार्ट्स पे फिर लौटते हैं। आई मीन जैसे कि आपने शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कहा कि कल का गैप अप चेज आप नहीं करेंगे और सैद्धांतिक वो बिल्कुल सही भी है, बट फिर भी नीलेश जी, ये इनफैक्ट सुशील जी, कल तक का जो आपका एनालिसिस था इस इवेंट से पहले यूएस में जो हुआ, चार्ट्स लोअर लेवल्स पे कहाँ स्टेबल थे, प्राइस कहाँ पे स्टेबल थे जहाँ पर थोड़े बहुत गैप अप्स 1-2% के आप कंसिडर करेंगे? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एफएमसीजी जिसकी चर्चा इस कार्यक्रम में काफी बार हुई, स्टेबल चार्ट्स कहां पर हैं जिनको वाकई चेज कर सकते हैं अगले आप 10-12 दिन में, 15 दिन में? सारी चीजों के अंदर में देखिए वैसे क्या है कि 2 मिनट के अंदर में मैं 50 चार्ट तो आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ही बात करनी पड़ेगी कि जब इतना बड़ा गैप अप खुलेगा उसके बाद कोई स्टॉक में घंटा भर वेट करेंगे, किसी में 5 घंटा वेट करेंगे, किसी में 2 दिन वेट करेंगे। पुल बैक पे लेना है, छापम-छापी करके लेने वाला बाजार नहीं है ये। चलिए एक काम करते हैं, अब एक बार यतिन के पास चलते हैं वापस और जानते हैं कि अभी भी जो ब्रोकरेजेस हैं वो क्या कह रही हैं, इस जो इमीडिएट रिएक्शंस आई हैं वो क्या कह रही हैं इस टैरिफ यू टर्न के बाद। यतिन बताइए। तो देखिए अनुज जी, अगर हम बात करें ग्लोबल सेक्टर्स की तो बात की, एक सेक्टर जो डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों है टेक्निकली, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी, इसको आप अपने फंड में कैसे अप्रोच कर रहे हैं? तो ऑटो मोस्टली जो सिवाय के एक स्टॉक जो ओरिजिनल जो है मैन्युफैक्चरर, वो मोस्टली डोमेस्टिक ही है हमारे, एक्सपोर्ट्स है लेकिन इज अ स्मॉलर परसेंटेज फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो ऑटो में हम ये देख रहे हैं कि जो एसयूवीज वाली सेगमेंट है और ट्रैक्टर वाली सेगमेंट है, उसमें ग्रोथ रेट काफ़ी कंसिस्टेंट रही है और उसमें मुझे लगता है कि जो इमीडिएट थ्रेट ऑफ ईवी जो है वो भी रिलेटिवली कम है। जो लोअर एंड जो कार्स हैं, सस्ती वाली कार्स हैं प्राइस पॉइंट वाइज, उसमें मुझे लगता है ईवी का जो पेनिट्रेशन है वो जल्दी होगा। तो हाँ, हमारे पास जो ऑटो ओईएम्स में है वो बेसिकली एसयूवीज और ट्रैक्टर लिंक्ड वाले सेगमेंट में है। टू व्हीलर्स और कार्स में हमारा एक्सपोजर नहीं के बराबर ही है। ऑटो एंसिलरीज का फायदा यह है कि काफ़ी जो हमारी पोर्टफोलियोज कंपनी है वो हंगर फॉर ग्रोथ वाली कंपनीज है। वो न सिर्फ अपने सेगमेंट में अच्छा काम कर रही हैं, ग्रोथ कैपेसिटीज बढ़ा रही हैं, लेकिन एडजेसेंट सेगमेंट्स में नए नए प्रोडक्ट में भी जा रही हैं और उनका भी जो एक्सपोजर है वो मोस्टली लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी ओईएम्स को है। तो ऑटो एंसिलरीज में हमने स्टॉक स्पेसिफिक 2-3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट किया है, जो हमने आफ्टर अप्रैल 2 भी जब हमने पोर्टफोलियो को एनालाइज किया तो उनको भी फ्रैंकली स्पीकिंग ग्लोबल डेवलपमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है और नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो उस तरह की ऑटो एंसिलरी जहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर कम हो वो हम प्रेफर कर रहे हैं। चलिए ठीक है। सुशील जी, तो कल अगर आप मुझे दे सकें 5 बाय आइडियाज और 5 सेल आइडियाज कल के गैप अप के बाद, तो वो क्या होंगे? अनफेयर क्वेश्चन है अनुज। चलिए आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिए। हाँ, तो देखिए जब गैप अप के ऊपर हमें वेट करके पुल बैक में अगर नीचे लेना है तो मैं पहले से हाँ। स्टॉप आइडियाज आपको नहीं दूंगा। पर अब अगर कोई गैप डाउन
माने गैप अप होने के बाद जो भी पुल बैक मिले, या आप 2 से 3-4% तक की सेंसिटिविटी को बर्दाश्त कर सको, उतने फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सको, और उस माइंड से अगर आपको लेना है, तो मैं ये कहूँगा, हाँ, वीरू के एक प्रश्न के अंदर में मेरे को वहाँ संशोधन करने की ज़रूरत है। मैं बोला कि किसी भी चीज़ को गैप डाउन है। देखिए, जिस तरह का बड़ा रिवर्सल आपको कल आईटी स्टॉक्स में दिखेगा, और वो अपने परफेक्ट बॉटम पे थे। वो अपने परफेक्ट बॉटम पे थे कल के ट्रेड में, और कल वो जिस तरह का बड़ा गैप अप उनमें दिखेगा, वो बिल्कुल अपने बॉटम से निकल कर के भागेंगे। तो उनमें हो सकता है कि सबसे कम पुल बैक हमें मिले, और वहाँ हमें थोड़ी चेज़िंग करनी पड़ सकती है। तो आईटी के स्टॉक्स में चूँकि आपके यहाँ बड़ी रिटेल ऑडियंस और बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, जो कल के लो थे, वहाँ तक की बर्दाश्त रखिए। मैं एग्ज़ैक्ट स्टॉप लॉसेस एक साथ 20 स्टॉक्स के आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, बताऊँगा भी नहीं। तो वो आईटी के स्टॉक्स, मेरे को लगता है बहुत बड़ी चाल अब यहाँ से शुरू हो रही है, और बिल्कुल फ्रेश मूव स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे खतरा सबसे कम है। मैं बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर में ज़रा-सा भी ऊपर की तरफ जहाँ रिबाउंड बनेगा, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ₹20 ₹25 बढ़ते के साथ मैं उसको बेचना शुरू कर दूँगा, या हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक ₹20-25 बढ़े। आईसीआईसीआई, कोटक हमारी शॉर्टिंग लिस्ट में है, और आईटी के स्टॉक्स हमारी बाइंग लिस्ट में है। अब आईटी में से कोई भी 4-5 स्टॉक्स चुन लीजिए। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि आपको जो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स हैं, एमएनसी जैसे बॉश, उसको हमें हर भाव से लेना है, वहाँ कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई पुलबैक नहीं है, रोज़ उसमें एसआईपी करो। तो अलग-अलग स्टॉक्स का अलग-अलग कैरेक्टर है। तो ब्रॉडली अनुज, कल से आईटी में बेफाम तेजी शुरू, और सामने हेज करने के लिए हम एक-एक करके प्राइवेट बैंक्स में अपनी, जैसे-जैसे कोई भी ऊपर का थ्रोबैक आएगा, ऊपर के भाव जैसे कोई भी बैंकों में आएँगे, हम वापस से उनमें शॉर्ट्स को रिज़्यूम कर देंगे। ओके, चलिए तो ये सुशील जी की राय इन टर्म्स ऑफ कौन-कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आप अब ध्यान देंगे। प सुशील जी और मिहिर जी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद के जी। लिए। हाँ, हाँ सुशील जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने आपको बस धन्यवाद दिया कि आपने भी आज ऐसे मौके पर हमें वापस से बुला लिया। हाँ, नहीं वो तो ख़ैर हम बुलाते ही हैं आपको। थैंक यू सो मच। चलिए